गुड मॉर्निंग दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारी डाइजेशन की बात कंप्लीट हुई थी और डाइजेशन में हमने ये देखा था कि जो भी भोज्य पदार्थ बॉडी के द्वारा अपटेक किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद में उनका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये लीवर के पास जाते हैं और लीवर से ब्लड में और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं और बॉडी की सेल्स वहां पर ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म करती है, यानी कि बॉडी की सेल्स उन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए ऑक्सीडेशन करती है उनका और उनसे ऊर्जा लेती है या ऊर्जा बनाती है और ऊर्जा के साथ साथ में कुछ टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वापस भेज दिए जाते हैं और वो बॉडी में रहना मुश्किल हो जाता है, यानी उनकी हमारी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल अगर रहते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दौरान बनने वाले कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा उनको बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है और बाहर निकालने के लिए कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो उनको बाहर निकालने की क्रिया करते हैं और इसी तरह बॉडी के अंगों के द्वारा बाहर निकालने की जो क्रिया है उत्सर्जन कहते हैं और उन ऑर्गन को उत्सर्जी ऑर्गन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र है हमारी बॉडी का, वो उत्सर्जन तंत्र में हम कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, कौन से ऑर्गन होते हैं जो उनको बाहर निकालते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये उत्सर्जी जो पदार्थ है ये कौन कौन से हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था डाइजेशन में कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ हम खाने के दौरान लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी को ऊर्जा देती है और जो बच जाती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। वैसे ही फैट होती है तो फैट भी संग्रहित कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं या अमाइनो एसिड होते हैं, वो अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, यानी कि बॉडी में सेल्स के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। उसके साथ साथ में ये अगर बच जाता है तो प्रोटीन स्टोर नहीं किया जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जा सकता है, प्रोटीन फैट स्टोर किया जा सकता है, लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं किया जाता। ये हमारी बॉडी में काम में आने के बाद में जो शेष बचा हुआ होता है, ये शेष बचा हुआ प्रोटीन जो अमाइनो एसिड के रूप में होता है, ये हमारे लीवर के द्वारा ओरेंथिन साइकिल जो मैंने बताई थी पहले कि ओरेंथिन साइकिल के द्वारा ये यूरिया का निर्माण किया जाता है वहाँ पर लीवर के अंदर, यानी कि जो बची हुई प्रोटीन है वो बची हुई प्रोटीन अमाइनो एसिड के रूप में होती है और वो अमोनिया में चेंज होती है और अमोनिया यूरिया में बदलता है और ये सब क्रिया होती है लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है? यूरिया का, यानी कि NH2CO ये है यूरिया। ये यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पे? लीवर में। ये हमने बात की थी और ओरेंथिन साइकिल के द्वारा ये यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा समय तक इसको हम नहीं रख सकते और इसे बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जैसे मनुष्य में यूरिया के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है, वैसे ही अलग अलग जीवों में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और वो अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको कौन से ऑर्गन बाहर निकालेंगे और किस रूप में बाहर निकालेंगे, ये सब स्टडी हम इस पॉइंट के अंदर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक ये समझा है कि जो उत्सर्जन के रूप में है वो हम यूरिया को बाहर निकालेंगे। जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है मैमल्स के अंदर, वो यूरिया होता है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो हमारी बॉडी
मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दौरान नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, यह उत्सर्जी पदार्थ ज़्यादा समय तक बॉडी में नहीं रख सकते, अतः इनको बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जो उत्सर्जी अंगों के द्वारा निकाला जाता है। जो उत्सर्जी अंगों के द्वारा निकाला जाता है, यह उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, अमोनिया व यूरिक अम्ल के रूप में होते हैं। जो मुख्य रूप में बात करें तो यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में और यूरिक अम्ल के रूप में हमारी बॉडी में ये होते हैं। फिर बात करते हैं कि ये उत्सर्जी पदार्थ है, इन्हीं को बेस मानकर हम उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर ही सभी जीवों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? देखिए, यूरिकोटेलिक यानी कि ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिया बाहर त्यागते हैं, उन्हें हम यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, ऐसे जंतु जो यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर त्यागते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल याद पूछे जाते हैं, जैसे मनुष्य हैं, सभी स्तनधारी, मेंढक, कछुआ, घड़ियाल, ये ऐसे जंतु हैं जो यूरिकोटेलिक की श्रेणी में आते हैं। ये नंबर 2 है अमीनो टेलिक
ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया बाहर त्यागते हैं उन्हें हम अमीनोटेलिक जंतु कहते हैं। इनके भी एग्जाम्पल याद रखने हैं हमें। अमीनोटेलिक जंतु अधिकतर वो जंतु होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ही विषैली होती है और इसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो ऐसे जंतु जो पानी में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है और वो पानी की अमोनिया उसी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इनके एग्जाम्पल है अस्थिल मछलियाँ, एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, कछुआ, मेंढक का टेडपोल। देखो मेंढक उधर भी है, लेकिन मेंढक ये एडल्ट वाला है जो उभयचर होता है और ये बाहर की तरफ ज़्यादा रहता है, तो ये यूरिकोटेलिक होता है। लेकिन जब इसका जो लार्वा होता है वो पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर पूरा जीव जब तक लार्वा होता है वो पानी के अंदर ही उस सब कुछ एक्टिविटीज़ करता है। तो उसका जो मेंढक का टेडपोल है वो हो गया अमीनोटेलिक और जो मेंढक एडल्ट वाला है वो हो गया यूरियोटेलिक। फिर नंबर 3 है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऐसे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड बाहर त्यागते हैं, यूरिक अम्ल बाहर त्यागते हैं, उन्हें हम यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल है इनका सभी पक्षी, कीट, सरीसृप, छिपकली, सांप। ये ऐसे एग्जाम्पल है जो यूरिकोटेलिक के हैं। तो इस तरह से हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। यूरिकोटेलिक मनुष्य है, जिसमें मनुष्य के अलावा सभी मैमल्स वगैरह हैं, सभी स्तनधारी है, वो सब आ जाते हैं। मेंढक है, कछुआ है, घड़ियाल है। फिर इसमें सभी अस्थिल मछलियाँ हैं, एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, कछुआ, टेडपोल लार्वा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें एग्ज़ाम के विषय ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हुआ, डेफिनेशन हो गई इसकी। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के रूप में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी उत्पन्न करते हैं, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का काम करते हैं। तो उन्हें ज़्यादा समय तक बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, उनको बाहर जल्दी से जल्दी निकालना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजिनस जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसके निकालने के लिए जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसकी बात करें उत्सर्जी अंगों की। तो उत्सर्जी अंगों के रूप में हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग, इसको 2 भागों में बांट देंगे हम, और सहायक उत्सर्जी अंग। इस तरह से इसको 2 भागों में हमने बांट दिया है, मुख्य उत्सर्जी अंग और सहायक उत्सर्जी अंग। तो मुख्य उत्सर्जी के अंग मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में तो हम पढ़ेंगे किडनी, वृक्क, और सहायक के रूप में पढ़ेंगे हम त्वचा, आंत, प्लीहा, यकृत, फेफड़े,
इस तरह से हम इसको दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो देखो, मुख्य उत्सर्जक अंग तो किडनी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब सहायक उत्सर्जक अंगों की बात करते हैं। तो देखिए, त्वचा है। त्वचा हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा जो अंग है बॉडी का वो त्वचा होती है। तो ये हमारी बॉडी में दो तरह से उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है। एक तो इसमें स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, और ये स्वेट ग्लैंड होती है ये पसीना NaCl, पसीने के रूप में जो NaCl निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है, जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी के रूप में, हल्के टॉक्सिसिटी मटेरियल के रूप में NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड है, पसीना है, ये बाहर निकलता है। तो उसमें उसके रूप में ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती रहती है। तो स्वेट ग्लैंड है। फिर दूसरी है ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड है, ये ऑयल ग्लैंड हमारी बॉडी में ऑयल का सिक्रेशन करती है और जो बॉडी की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालती है। तो त्वचा जो पहला ये ऑर्गन है त्वचा, ये भी हमारे बॉडी में सहायक उत्सर्जक के रूप में काम करता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स है बॉडी के अंदर, उनको बाहर निकालने का काम ये स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स के रूप में करता है। फिर आगे बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उनके बाद डाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड बचता है, वो अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ रेक्टम, और रेक्टम के थ्रू ये बाहर निकलवाती है। तो इंटेस्टाइन भी सहायक उत्सर्जक अंग के रूप में काम करेगी। फिर बात करते हैं प्लीहा की। प्लीहा की स्प्लीन। प्लीहा ये कैसे काम करता है, देखिए। प्लीहा लीवर के नीचे की तरफ पाया जाता है, गॉल ब्लैडर के पास में पाया जाता है, और ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों कहलाता है? क्योंकि जो हमारी आरबीसी की जो उम्र होती है वो 120 दिन मैक्सिमम होती है। तो आरबीसी जब नष्ट होती रहती है तो वो भेज दी जाती है स्प्लीन के पास में। स्प्लीन के साथ में लीवर भी काम करता है, तो इसमें स्प्लीन का बड़ा रोल होता है। तो स्प्लीन क्या करता है? प्लीहा जितनी भी आरबीसी होती है उसका भक्षण करता रहता है, और भक्षण करने के कारण ही इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट इसकी बात करते हैं यकृत की, लीवर की। तो लीवर क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। उसके साथ में ही जो फैट है उसको भी ये स्टोर करवा देता है बॉडी में। लेकिन जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को ये ओरिन्थिन साइकिल चलाकर यूरिया में बदलता है। तो यूरिया में बदलने के कारण, ये ओरिन्थिन साइकिल चलाने के कारण ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में एक सहायक ऑर्गन के रूप में काम करता है। इसलिए हम यकृत को भी इसके अंदर उत्सर्जक अंग के रूप में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं लंग्स की। लंग्स जो ऑर्गन है हमारा, ये रेस्पिरेशन के दौरान ली जाने वाले ऑक्सीजन को स्टोर करता है, एल्वुलाई में जाकर स्टोर करता है, और उसके बाद में ये आरबीसी वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो ये सेल्स के अंदर जाने के बाद में आरबीसी सेल्स के वहाँ जाएगी और वहाँ ऑक्सीडेशन के थ्रू CO2 और एनर्जी बनती है। एनर्जी हमारी बॉडी में काम में आ जाती है, और CO2 है वो वापस आरबीसी उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेकर आती है और लंग्स के पास लाकर छोड़ देती है, और लंग्स इसको वापस बाहर त्यागने में हेल्प करता है। तो लंग्स एक तो CO2 को त्यागता है, यानी कि CO2 को बाहर छोड़ने में मदद करता है, और ये जल वाष्प को भी बाहर त्यागने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जो सहायक उत्सर्जक अंग है, जिसमें स्किन है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड के रूप में ये हमारे सहायक है, इंटेस्टाइन है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर त्यागने में सहायक है, स्प्लीन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि आरबीसी यहाँ पर
ख़त्म की जाती है, नष्ट की जाती है। और यकृत है, लीवर है, तो ये ऑरेंथिन साइकिल से यूरिया का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन के जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं, उनको ये यूरिया में चेंज करके बाहर त्यागने में हेल्प करवाता है। और लंग्स है वो CO2 और जलवाष्प के रूप में बाहर त्यागने में हेल्प करवाता है। इस तरह से ये इनकी बात हुई। अब बात रही मुख्य उत्सर्जक अंग के रूप में हम किडनी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए किडनी देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किडनी का जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बेस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके आधार पर भी किडनी के उद्भव के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोनेफ्रोनिक किडनी, एक होती है मीजोनेफ्रोनिक और एक होती है मेटानेफ्रोनिक। 3 प्रकार की किडनी, प्रो, मीजो एंड मेटा। तो प्रोनेफ्रोनिक की जो किडनी होती है ये प्रीमिटिव टाइप की किडनी होती है। इसके अंदर जो DCT, PCT और लूप ऑफ हेनले जो 3 भाग होते हैं कि नेफ्रॉन के, ये इसमें डिवाइड नहीं होते हैं। या ये हमें कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये किडनी हमारे बनती है। शुरुआत में जो किडनी बनती है वो प्रोनेफ्रोनिक टाइप की किडनी होती है, जिसके अंदर डिवीज़न नहीं होता है। PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले का डिवीज़न इसके अंदर नहीं होता है। तो प्रोनेफ्रोनिक किडनी कौन सी हो गई? प्रीमिटिव किडनी, भ्रूण अवस्था में होती है। कब होगी? भ्रूण अवस्था में होती है। शुरुआत में जो बनती है ये एक नली का टाइप होती है। एक नली के टाइप जो किडनी बनती है ये इस तरह की किडनी होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। फिर दूसरा टाइप इसका मीजोनेफ्रोनिक। मीजोनेफ्रोनिक किडनी में PCT और DCT तो होती है लेकिन लूप ऑफ हेनले नहीं होता है और ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनती है। तो यह भी भ्रूणीय अवस्था में बनती है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में ये डेवलपमेंट के दौरान ये इसका निर्माण भी होगा। पहले इसका होगा, उसके बाद में इसमें बदलेगी। ये इसमें लूप ऑफ हेनले नहीं होता। तो PCT DCT तो होता है लेकिन लूप ऑफ हेनले का निर्माण इसमें नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट किडनी, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि मेटानेफ्रोनिक किडनी किस में होती है? मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रोनिक किडनी, यानी कि जो एडल्ट ह्यूमन है या एडल्ट जो जितने भी मैमल्स है उनमें कौन से टाइप की किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रोनिक। यह किडनी सभी स्तनधारियों, मनुष्य भी, क्योंकि हमारी बात कर रहे हैं तो मनुष्य जरूर लिखेंगे, सभी स्तनधारियों में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो है कि मनुष्य में कौन से प्रकार की किडनी पाई जाती है। ऑप्शन में हमें ये मिल सकते हैं मेटा, मीजो, नेफ्रो। तो इनमें से हमें ध्यान रखना है कि मेटानेफ्रोनिक टाइप किडनी हमारे होती है या स्तनधारियों में मेटानेफ्रोनिक टाइप की किडनी प्रेजेंट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर पर चलते हैं अपन।
ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है और यानी कि टीएस है किडनी का। और इसमें हम ये देखते हैं कि किडनी में ये पिरामिड्स होते हैं। दो भागों में बांटी गई है किडनी। पहला भाग है कॉर्टेक्स, बाहर वाला भाग होता है, अंदर वाला मेडुला भाग होता है। और मेडुला के अंदर इस तरह की ये पिरामिड्स पाए जाते हैं जिन्हें पिरामिड ऑफ बर्टनी कहते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, कई सारी नेफ्रॉन होती है, यानी कि लगभग 12 लाख नेफ्रॉन इसके अंदर पाई जाती है। इसमें आर्टरी और वेन होती है, ब्लड को लाने वाली होती है वो आर्टरी होती है जिसे रीनल आर्टरी नाम दिया है। और जिस ब्लड को बाहर लेकर जाती है वापस वो होती है रीनल वेन। इस तरह से रीनल आर्टरी रीनल वेन होती है जो ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती है। यहाँ से इसके अंदर नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन में ये गुच्छे जो बने हुए हैं ये कैलिक्स है। इसमें मेजर कैलिक्स होता है ये पूरा, और मेजर कैलिक्स जो बटा हुआ है डिवाइड है, और ये माइनर कैलिक्स में डिवाइड होता है। जो कॉर्टेक्स अंदर से दसा होने के कारण ये दो भागों में बढ़ गया, कॉर्टेक्स और ये मेडुला। मेडुला क्या होता है, ये लगभग 5 से 8 पिरामिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये पिरामिड्स में नेफ्रॉन होती है जो ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। तो इस तरह से ये एक किडनी का टीएस होता है, किडनी का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी पाई जाती है और ये दोनों किडनी का जो लोकेशन है वो ये दोनों किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रा के दोनों ओर स्थित होती है। एक किडनी ऊपर और एक किडनी नीचे होती है, यानी कि जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी नीचे, लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड की तरफ लीवर होता है और लीवर के कारण थोड़ा दबाव होने के कारण ये किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इस तरह से एक जोड़ी किडनी पाई जाती है बॉडी के अंदर जो ब्लड को छानने का कार्य करती है, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। और फिल्टर करके इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकाल देती है और बाहर निकाल कर ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट करती है। तो देखो इसमें जो लोकेशन है किडनी की उसकी बात करते हैं। यह हमारे शरीर में उदर गुहा में वर्टिब्रा के दोनों ओर स्थित होती है, वर्टिब्रा के दोनों ओर स्थित होती है। यह सेम के बीज के आकार की हल्के गुलाबी रंग की होती है। सेम के बीज के आकार की हल्के गुलाबी रंग की होती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर व मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इस तरह से होती है। फिर इसका भार 130 से 170 ग्राम। मेल और फीमेल में इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मेल में थोड़ा ज़्यादा होती है और फीमेल में थोड़ा कम होती है, इसका भार कम होता है। तो इस तरह से फीमेल में लगभग ये 140 से 150 ग्राम की और मेल में ये 160 से 170 ग्राम तक की पाई जाती है। तो एवरेज में 150 ग्राम हम कह देते हैं। तो इस तरह से 130 से 170 ग्राम की होती है। यह रक्त को छानने का कार्य करती है। इसकी संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। तो यहाँ तक की बात देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में होगी, वर्टिब्रा के दोनों ओर स्थित होती है, सेम के बीच के आकार की, हल्के गुलाबी रंग की होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका भार है 130 से 170 ग्राम होता है। रक्त को छानने का कार्य करेगी। और इस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है। फिर है इसकी बाहरी सतह पर पेरिटोनियम इम्पोर्टेंट है। पेरिटोनियम हमें ध्यान रखना है। इसकी बाहरी सतह पर जो आवरण पाया जाता है वो होता है पेरिटोनियम का सुरक्षात्मक आवरण होता है। सुरक्षात्मक आवरण होता है। नेक्स्ट है वृक्क की बाहरी सतह अवतल होती है। यानी कि कॉनकेव होती है। जिसमें एक छिद्र होता है, उसे हाइलम कहते हैं। तो इसकी बाहरी सतह ये पेरिटोनियम हो गई। पेरिटोनियम के आवरण में एक ये छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं हाइलम। फिर है यह 2 भागों में बटी होती है। 2 भागों में बटी होगी। पहला है कोर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कोर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। ये कोर्टेक्स है। इसके बारे में देखिए, यह वृक्क का बाहरी भाग बनाता है। यह कहीं कहीं पर अंदर की ओर धंसकर मेडुला का निर्माण करता है। तो देखिए, इसके अंदर ये बाहरी भाग है, ये वाला भाग है, ये कहलाएगा कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स है और ये कोर्टेक्स ही अंदर की ओर ऐसे धंसकर ये मेडुला का निर्माण करता है। फिर इसमें ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदर 8 से 12 पिरामिड बनते हैं, जिसमें लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होती है।
तो ये अंदर की तरफ धंसकर ये पिरामिड्स का निर्माण कर रहा है, और ये पिरामिड की संख्या लगभग 8 से 12 के मध्य होती है। तो डायग्राम में 8 से 12 नहीं दिख रही है, लेकिन 8 से 12 याद रखना है हमको कि 8 से 12 पिरामिड इसके अंदर पाए जाते हैं, और इस पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन की संख्या लगभग 12 लाख होती है। यह है नेफ्रॉन। ऊपर लिख देते हैं। यह है नेफ्रॉन। ओलपिन के सिरे के समान कोर्टेक्स में दिखाई देती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एफरेंट एंड इफरेंट नलिका प्रवेश करती है। तो नेफ्रॉन पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन कि जो नेफ्रॉन होती है उसके अंदर एफरेंट और इफरेंट अभिवाही व अपवाही नलिकाएं होती है, ये जो ब्लड को लेकर जाती है, ब्लड को बॉडी से लेकर किडनी में जाएगी, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर जो जाती है वो होती है एफरेंट, और जो वहाँ पर छनने के बाद में ब्लड को जो वापस लेकर आती है वो होती है इफरेंट। तो एफरेंट और इफरेंट जो नलिकाएं होती है वो नेफ्रॉन के अंदर जाती है और वहाँ प्रवेश करके ब्लड को छान कर वापस लाती है। तो इस तरह से हमें एफरेंट और इफरेंट यानी कि अभिवाही व अपवाही नलिकाएं याद रखनी है। तो इस तरह से ये किडनी की स्ट्रक्चर की बात हुई। तो अब हम अगला हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चर में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से इस तरह से बन सकते हैं। अब हम नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन, जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, और नेफ्रॉन का डायग्राम में हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। दूसरा भाग है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यहाँ से लेकर ये वाला भाग है जिसे बोलते हैं PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, समीपस्थ नलिका। ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ वाला भाग। फिर उसके बाद में है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये वाला है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 आर्म्स है, ये डिसेंडिंग आर्म होती है और ये असेंडिंग आर्म होती है। फिर चौथा भाग होता है DCT दूरस्थ नलिका। ये वाला भाग है DCT, यहाँ से लेकर यहाँ वाला भाग है DCT का, दूरस्थ नलिका का। और 5वां भाग है इसमें कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला है कलेक्टिंग डक्ट। देखो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन कई बार तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो और ऑप्शन में इनमें से कोई 4 ऑप्शन हो या ये 5 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा भाग है जो नेफ्रॉन का नहीं है, तो वो है कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है, इसमें कई सारी नेफ्रॉन आकर खुलती है और जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है वो फिल्टर इसमें आकर यहाँ पर इसके अंदर छोड़ा जाता है, तो नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नेफ्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, यानी कि बॉमन कैप्सूल से लेकर डिसिट तक वाला भाग नेफ्रॉन का होता है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का भाग नहीं होती, पहली बात तो यह है। अब इनकी एक एक की बात करते हैं, बॉमन कैप्सूल की बात करते हैं। तो देखिए बॉमन कैप्सूल ये वाला भाग होता है जो कैप्सूल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है बॉमन कैप्सूल। ये बॉमन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टरी यानी कि ब्लड को लाने वाली नलिकाएं और ब्लड को ले जाने वाली है वो इफ्रेंट होती है। तो एफरेंट और इफ्रेंट नलिकाएं आती है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस यहाँ पर फिल्टर होता है। अब फिल्टर कैसे होता है वो बात देखते हैं हम कि ब्लड इसके अंदर जाता है, तो देखो ब्लड इसके अंदर जाएगा तो ये वाली होती है इसका जो डायमीटर होता है वो तो होता है ज़्यादा। किसका? एफरेंट का डायमीटर तो होता है ज़्यादा और इसका डायमीटर होता है इफ्रेंट का कम। तो ज़्यादा ब्लड जाएगा और कम आएगा, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर प्रेशर डलेगा और यहाँ पर प्रेशर डलेगा, तो यहाँ से प्रेशर से ही जो ब्लड है वो इसके अंदर यहाँ पर कैप्सूल के अंदर चला जाएगा, छनकर ग्लोमेरुलस से इसके अंदर जाएगा। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है यहाँ पर और प्रेशर डलने के कारण रक्त छनता है। और ये जो प्रेशर है वो प्रेशर भी हमें याद रखना है कैसे कि यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये जो इसके अंदर डाला जाता है यहाँ से ये होता है 70 mmHg। ये 70 mmHg प्रेशर तो होता है। इस तरह से इसको पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जा रहा है इधर की ओर। अब 70 mmHg प्रेशर इधर हो रहा है तो इसके विपरीत भी प्रेशर लगता है और वो प्रेशर लगता है यहाँ इस ग्लोमेरुलस का लगता है और वो ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर लगता है ये होता है 30 mmHg ऑस्मैटिक प्रेशर। 30 mmHg प्रेशर लगता है, इसके विपरीत लगता है वो यहाँ से लगता है इधर की ओर ऑस्मैटिक प्रेशर के रूप में। और एक होता है फिर जो दूसरा प्रेशर लगता है वो लगता है 20 mmHg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 20 mmHg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो दोबारा से समझते हैं, 70 mmHg लगता है इसके कारण, यहाँ पर इसका डायमीटर ज़्यादा इसका कम है तो यहाँ पर इधर से छनता है तो 70 mmHg प्रेशर लगता है इधर की ओर। लेकिन 2 प्रेशर ऐसे होते हैं जो इधर भी लगते हैं, वो होता है एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो यहाँ ग्लोमेरुलस के द्वारा लगाया जाता है और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो इस बॉमन कैप्सूल के द्वारा लगाया जाता है। इस तरह से 70 mmHg ये 70 और 70 तो इधर लग रहा है, ये प्लस में है, लेकिन इसके माइनस में लग रहा है 30 mm और फिर 20 mm। तो इस तरह से इसका जो टोटल हो गया वो 70 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 50 mmHg। तो इस तरह से ये रह जाएगा 20 mmHg। इतना प्रेशर रह जाता है और इस प्रेशर से ये यहाँ से ब्लड छन जाता है। इस तरह से ये बॉमन कैप्सूल की कहानी हुई कि ब्लड यहाँ से जाता है बॉमन कैप्सूल में और यहाँ से ब्लड छन जाता है और छनने पर RBC, WBC, प्लेटलेट्स जितने भी मटेरियल है काम के हैं वो तो यहाँ रह जाते हैं और ब्लड में जो वाटर होता है और वाटर के साथ साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी चले जाते हैं जो काम के होते हैं, जैसे कई सारे जैसे यूरिया कई जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सोडियम पोटेशियम है, मिनरल्स है, जितने भी वो सब छनकर इसके साथ में चले जाते हैं। तो ये कहानी हो गई यहाँ की बॉमन कैप्सूल की। फिर PCT की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की। तो ये PCT है, ये
ये क्या करता है, जो छने हुए जितने भी वाटर के साथ में आते हैं वो उसमें सोडियम, पोटेशियम और इसके साथ में जो अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सोडियम है, इनको वापस रीअब्जॉर्ब कर देता है, वापस इसको ब्लड में डाल देता है। तो ये काम पीसीटी का होता है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ पर आता है तो लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म दो होती है। तो इसमें डिसेंडिंग आर्म है, ये सोडियम और पोटेशियम के लिए परमेबल होती है। इसी तरह से असेंडिंग आर्म है, वो वाटर के लिए परमेबल होती है। तो बॉडी के अंदर ये वापस जिस तरह से काम में आता है उस तरह से वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि पुनरावशोषण की मैकेनिज्म के द्वारा इसकी दीवारें वापस इसको बॉडी के अंदर डाल देती है, यानी कि ब्लड के अंदर डाल देती है। इस तरह से यहाँ से छनकर डीसीटी में जाता है। तो डीसीटी में आने के बाद में फिर यहाँ पर H2O को जो बॉडी के अंदर अगर H2O की डिमांड होती है तो यहाँ से वापस H2O वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक हार्मोन काम करता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये ADH हार्मोन इस DCT पर काम करता है और यहाँ से पानी के अवशोषण को, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो एड्रिनल ग्लैंड को संदेश मिलता है और एड्रिनल ग्लैंड है वो ADH हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ADH हार्मोन यहाँ से जो इसके DCT पार्ट है, इस DCT पार्ट से पानी का पुनरावशोषण करवा देता है और इस तरह से यहाँ से वापस बॉडी के अंदर पानी रीअब्जॉर्ब करके डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये DCT वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो आता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे टोटल यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाता है उसका 100% जो जाता है उसका 99% तो वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 1% भाग ही कलेक्टिंग डक्ट में जाकर मिलता है। और एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और उस 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से लगभग 1.5 से 2 लीटर, कितना, 1.5 से 2 लीटर मूत्र बनता है। इतना छनने के बाद में 1.5 से 2 लीटर यूरिन ही बनता है। तो यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके पार्ट्स की, ग्लोमेरुलस की, कैप्सूल्स की, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये मोटे मोटे नाम याद रखने हैं और इनके बारे में कुछ एक्टिविटी जो बताई मैंने वो याद रखनी है। तो ये नेफ्रॉन हो गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इससे वो है देखिए मूत्र का संगठन देखते हैं। अब मूत्र में जो यूरिन बनता है, जो छनकर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होकर जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है, तो उसके अंदर उसका जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें वाटर की मात्रा होती है 95%। तो 95% तो उसमें जल होता है और यूरिया होता है लगभग 2 से 2.5% यूरिया होता है। तो कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है कि यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो कितने प्रतिशत, 2 से 2.5% के लगभग यूरिया की मात्रा होती है। यूरिक अम्ल की मात्रा 0.4% है। लवण की मात्रा जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो 2 से 2.5% के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर और यूरिया, इनकी मात्रा हमें याद रखनी है। मूत्र की जो यूरिन का पीलापन होता है, मूत्र का पीलापन का कारण होता है यूरोक्रोम। फिर हम बात करते हैं जो स्टोन होता है, वो स्टोन कैसे बनता है। तो स्टोन बनने का कारण होता है कैल्शियम के ऑक्सलेट जब बनने लग जाते हैं किडनी के अंदर, तो वो धीरे धीरे स्टोन का आकार ले लेते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं या
किडनी की पथरी कहते हैं, क्योंकि किडनी पथरी दो प्रकार से हम देखते हैं, एक तो गोल ब्लैडर की पथरी होती है और एक किडनी की पथरी होती है। गोल ब्लैडर में अगर पथरी होती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन किडनी की पथरी जो होती है उसको दवाई के थ्रू उसको या ऑपरेशन के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। तो ये किसके कारण बनती है पथरी? ये कैल्शियम के ऑक्सलेट, फॉस्फेट के ऑक्सलेट बनने के कारण होती है। फिर यूरेमिया एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी के किडनी अगर कम काम करती है तो यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूरेमिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल और उसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है, इनके बारे में लिखा है। जैसे मनुष्य में हमने किडनी पढ़ा है, वैसे हमें याद रखना है कि जैसे अमीबा है उसमें उत्सर्जन त्वचा के द्वारा होता है, केंचुआ में उत्सर्जिकाएँ होती है, उत्सर्जिकाएँ नाम है तो ये याद रखना है हमें। झींगा मछली है, इसमें ग्रीन ग्लैंड्स होती है, ग्रीन ग्लैंड, ये ग्रीन ग्लैंड के द्वारा ये उत्सर्जन करता है। फीताकृमि है, ये फीताकृमि में फ्लेम सेल्स होती है, फ्लेम कोशिकाएं होती है, फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। ऐसे आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें मेलपिगी नलिकाएं होती हैं, तो मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस टॉपिक में उत्सर्जन के अंदर मुख्य वो सारी बातें लगभग कंप्लीट की है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो 99% जो क्वेश्चन है वो जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है इसके अंदर से ही बनने की पूरी संभावना है, इससे बाहर नहीं जाने की कोई संभावना नहीं है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।